प्यारे बंधु, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित माताओं बहनों, प्यारी बच्चियों, छोटे भाइयों, मुझसे बड़े सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं अपनी बात को रखने से पहले आपसे आग्रह करूंगा कि आप बैठें, क्योंकि मेरे अनुभव है और आप जानते हैं मैं बिना अनुभव के कोई बात नहीं करता। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और जहां बैठने की व्यवस्था नहीं है वो थोड़े से पीछे हो जाए। मैं इसका कारण भी आप लोगों को बताऊंगा। मैं इसका कारण जिम्मेदारी से आपको बताऊंगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगले 1 मिनट में आप मेरी बात को माने और बैठ। जो लोग वहां आए अगर वहां चेयर है तो चेयर वाले लोग बैठ जाएं और चेयर नहीं तो जो चेयर के पीछे हो जाए, जिससे जो बैठे हुए लोगों को परेशानी ना हो। मैं इसका कारण भी आप लोगों को बताऊंगा और मेरा विश्वास है कि कारण को जानने के बाद आप मेरी बात को समझ जाएंगे कि मैंने आपको बैठने को क्यों कहा। ये जो बीच में नौजवान खड़े हैं और ये जो नौजवान है जो मैं तो समझता हूँ कि एक बात को मान लेते हैं, लेकिन ये ऐसा व्यवहार इससे तो मैं सहमत नहीं। कुर्सी नहीं तो पीछे चले जाओ, आपकी वजह से दूसरा भी आदमी परेशान होगा तो ये तो अच्छी बात है। समझ गया कुर्सी कम है, ये बात मैं आपके मान गया कुर्सी कम है, लेकिन आप अपने खुद को भी परेशान रखो, दूसरे को परेशान करो, ये तो अच्छी बात नहीं। थोड़ी सी मदद कराओ, तेजी से मदद कराओ, समय कम है और समय चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। ये जो ये नौजवान इनसे भी कह रहा। प्यारे साथियों, आज जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज की विचार परंपरा के वाहक स्वामी अछूतानंद हरिवंश की कर्म भूमि इलाहाबाद प्रयागराज में मैं आज इस 18वें प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आपके बीच पहुंचा। ये सम्मेलन सहारनपुर से शुरू हुए। पहला सम्मेलन सहारनपुर में हुआ, पश्चिम के मंडलों को होता हुआ ये बुंदेलखंड पहुंचा। बुंदेलखंड के बाद लखनऊ और पूर्वांचल के मंडलों को छूता हुआ, रोहिलखंड के मंडलों को छूता हुआ और यहाँ प्रयागराज में 3 बार ये कार्यक्रम कैंसिल हुआ और आज बड़ी मुश्किल से संगीनों के साए में, पुलिस के जबरदस्त पहरे में ये कार्यक्रम हम सब लोग सफल करने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए मैं सर्वप्रथम सभी जिले की कमेटियों को, मंडल के नेताओं को, प्रदेश कमेटी के साथियों को और यहाँ उपस्थित हजारों की संख्या में पहुंचे मुझसे प्यार करने वाले मेरे परिवार के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। प्यारे साथियों, अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। और नमन मैं इसलिए करता हूं क्योंकि जब मैं उनके जीवन को देखता हूं तो मुझे महसूस होता है कि अगर ये महापुरुष ना होते तो आज औरों को छोड़िए, मेरे जैसे गरीब परिवार का प्राइमरी स्कूल के टीचर का बेटा भारत की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर नहीं होता और यहाँ इस मंच पर खड़े होकर अपनी बात को नहीं रखता है। प्यारे साथियों, मैंने आपको बैठने के लिए इसलिए कहा था, मेरा अनुभव है कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे और टीचर अपनी बात को पढ़ाया करता था, समझाया करता था, तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते थे
जो बहुत गंभीरता से टीचर की बात को सुनते थे। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते थे जो जब टीचर पढ़ा रहा होता था तो कभी आपस में बात करते थे, कभी इधर उठते थे, कभी उधर उठते थे, कभी इधर बैठते थे, कभी उधर बैठते थे, कभी इधर उधर झाँकने का काम करते थे, कभी इधर उधर कूदने का काम करते थे। तो अध्यापक तो अपनी पूरी मेहनत कर देता था और बाद में जो विद्यार्थी इस तरह का व्यवहार करते थे और उनकी समझ में कुछ नहीं आता था, तो जब पेपर आता था और वो क्वेश्चन आता था तो वो उत्तर के नाम पे कुछ नहीं लिख पाते थे और परिणाम जब उनका आता था तो परिणाम भी 0 के रूप में आता था और रिजल्ट भी 0 के रूप में आता था। बहुत लंबे समय से हम लोग चौकों पे, दहलीजों पे सर रगड़ रहे हैं और हाथ फैला के मांग रहे हैं। अगर हम खुद को तैयार नहीं करेंगे तो ये मांगने की प्रक्रिया अभी 100 साल रुकने वाली नहीं है। इसलिए हमें फैसला करना पड़ेगा कि हमें क्या बनना है। हमें तय करना पड़ेगा कि हमें मांगने वाला बनना है या देने वाला बनना है। तो आज तो संविधान ने सब कुछ हमारे हाथ में रख दिया है। अगर हम पढ़ लिख लें, बेहतर पढ़ाई कर लें, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील से बन जाए तो कुर्सियों पे बैठ के जिला भी चला सकते हैं, प्रदेश भी चला सकते हैं, देश भी चला सकते हैं। और अगर अपनी वोट को तैयार कर ले, जनमत तैयार कर ले, भाईचारा तैयार कर ले, तो वो दिन भी दूर नहीं है कि हम विधायक भी बन सकते हैं, सांसद भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं और देश की राजधानी को अपने हाथ में भी ले सकते हैं, अपने लोगों के आंसू भी पूछ सकते हैं, अपने दर्द तकलीफों को कम भी कर सकते हैं। प्यारे साथियों, मैं याद करूंगा महामानव तथागत बुद्ध को। आप महसूस करके देखो कि उन्होंने राजशाही छोड़ी और लोगों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ के लोगों के बीच में जाके ज्ञान अर्जित करके लोगों को समझाने का काम किया और उनके वजह से इतना बड़ा परिवर्तन आया कि जो सामंतवादी व्यवस्था थी, राजशाही व्यवस्था थी, उसमें भी मानवतावादी विचार को आगे बढ़ने का मौका मिला। उनके बाद 600 साल पहले जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज ने बेगमपुरा का विचार देके, बेगम का मतलब होता है, एक बेगम वो होती है जो राजा की होती है और एक बेगम जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, बेग और गम, यानी कि बिना गम। ऐसा राज व्यवस्था जहाँ किसी के जीवन में कोई गम ना हो, ऐसी राज व्यवस्था 600 साल पहले जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज ने यही बनारस से देने का काम किया और पूरी दुनिया में मानवता के विचार को फैलाने का काम। उनके समकालीन, उनके आसपास गुरु नानक देव ने पंगत में संगत का विचार किया और चारों वर्णों के लोगों को एक सूत्र में पिरो के भाईचारे की बात की और दुनिया को संदेश दिया कि मिलजुल के भाईचारा पैदा करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तब संविधान भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई छोटा बेटा तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, एक ही तरह की प्रक्रिया से और माँ की गोद से लोग जन्म लेते हैं। एक माँ की गोद ऊंची और दूसरी माँ की गोद नीची नहीं हो सकती है। इंसान इंसान बराबर है। ऐसा ही विचार गुरु वाल्मीकि जी ने, ऐसा ही विचार संत गाडगे जी महाराज ने, ऐसा ही विचार नारायण गुरु ने, ऐसा ही विचार गुरु घासीदास ने और सोए हुए समाज को जगाने के लिए ऐसा ही विचार राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने दिया, मां सावित्रीबाई फूले ने दिया। जुल्म सहे, अपमान सहा, अन्याय सहा, जान पर बनाए, लेकिन गरीबों को पढ़ा लिखा कर मुख्य धारा में लाके उनको 2 दुश्मन का एहसास करा के और उनको तरक्की का रास्ता दिखा के और अपने लिए सब कुछ निछावर कर दिया, अपना सब कुछ। अंत समय में कहते हैं कि उनके पास अपने इलाज के पैसे भी नहीं थे और मैं महाराष्ट्र जाता हूँ मेरे लोगों, तो महाराष्ट्र में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के काम उन्होंने किए हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग और पुल बनाए हैं कि उनके मुकाबले का कॉन्ट्रैक्टर नहीं। प्यारे साथियों, ये महापुरुषों की बात जब मैं कर रहा हूँ तो मैं याद करूंगा
सामाजिक न्याय के उस प्रोदा को जिनको हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले नहीं छत्रपति साहू महाराज, जिन्होंने 1902 में 50% पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण में से हिस्सेदारी देकर जोड़कर, और जो आज भी देश में छुआछूत भेदभाव है, उस समय शेड्यूल कास्ट के, जिसको आज शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति दलित कहा जाता है, उस एक दलित समाज के व्यक्ति की चाय की दुकान खुलवाकर उस चाय की दुकान पर खुद चाय पीकर सामाजिक भाईचारे का इतना बड़ा संदेश राजा होने के बाद दिया, जो आज के छोटे छोटे पदों पर बैठे लोग नहीं दे पाते। और मैं बात कर रहा हूं 1902 की 50% आरक्षण, मगर यहाँ ये भी जान लो कि पिछड़े वर्ग का मतलब सिर्फ आज के आरक्षण, आज के संवैधानिक व्यवस्था में पिछड़ी जातियां नहीं, पिछड़े वर्ग का मतलब ओप्रेस्ड कम्युनिटी, यानी कि आज का एससी, एसटी, ओबीसी उस समय का पिछड़े वर्ग था। तो आप ये भी समझो कि 1902 में आज जिनको हम बाल, प्रजापति, कश्यप, सेन, विश्वकर्मा, सैनिक, मौर्य, साके, बिंद, केवल, राजभर, मल्ला, चौहान, जाट, गुर्जर, यादव, कुर्मी, तमाम तरह की जातियों के रूप में देखते हैं, और उनके बाद खुद को जाटरा, कुमार, वाल्मीकि, पारसी, धोबी, गोरी, सोनकर तमाम जातियों में देखते हैं। ये सब एक ही परिवार का हिस्सा है। अगर एक परिवार का हिस्सा नहीं होता तो छत्रपति साहू जी महाराज इनको अपना परिवार मान के इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं करते। लेकिन इस देश में जिनके हाथ में राजकाज था, उन्होंने इतने टुकड़ों में बांटा है, और इसलिए बांटा है, इतिहास कहता है कि जब एक बार हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य जी के नेतृत्व में एकजुट हुए थे, तो हमने देश में सामंतवाद की जड़ें काट के उनको घुटनों के बल जो है चलने के लिए मजबूर कर दिया था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य जी का शासन था, सम्राट अशोक का शासन था, तो पूरी दुनिया में अखंड भारत होता था, इसकी सीमाएं अफगानिस्तान तक थी, तब यह अखंड भारत था। उसके बाद में अखंड भारत बना, और ना अखंड भारत तब तक बन सकता है जब तक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक को मानने वाले लोगों के हाथ में राजकाज नहीं आएगा, तब तक ये भाईचारा नहीं बन सकता है, तब तक ये राज व्यवस्था नहीं लागू हो सकती है जो मानवता की भाईचारे की व्यवस्था। ये इतिहास मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इतिहास को भूले हुए लोग हो, और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। प्यारे साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, ईवी पेरियार, रामानंद स्वामी, पेरियार ललित यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, इस देश में महिलाओं, मैं आज स्कूलों में जाता हूं, बच्चियों से बात करता हूं, उनकी तरफ देखता हूं, तो महसूस होता है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं देते, तो किसी भी जाति धर्म की महिला आज डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, आज तो महिलाएं प्लेन उड़ाती हैं, जेट विमान उड़ाती हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाती हैं, सीमा पर सुरक्षा करती हैं, डिस्ट्रिक्ट में सुरक्षा करती हैं, कलेक्टर बन के जिले की कुर्सी में बैठ के जिले को चलाती है, प्रदेश में मुख्यमंत्री बन के प्रदेश को चलाती है, और देश में प्रधानमंत्री बन के देश को चलाती है। और वर्तमान में हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी महिला है जो पूरी दुनिया में भारत का नेतृत्व करती है, वो भी महिला। ये किसने किया इतना आसान कि महिलाएं पदों पर चली जाए? ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में सुनिश्चित किया कि महिलाएं छोटी नहीं है, महिलाएं बराबर, महिलाएं को भी बराबर का हक अधिकार मिलना चाहिए।